दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स पुर में। मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे जो स्टूडेंट्स के सर से टप्पा खा के निकल जाता है और समझ में नहीं आता है। लेकिन ये टॉपिक ना बहुत इजी है। आज बहुत मजे करेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे। आज इन टॉपिक्स को हम समझने वाले हैं ना, वो टॉपिक्स क्या है, इसमें हम समझेंगे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है या प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन क्या होता है, जिसे कंजप्शन फंक्शन भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उपभोग प्रवृत्ति और उपभोग फलन। अब इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम पढ़ेंगे एमपीसी के बारे में, एमपीएस के बारे में, एपीसी के बारे में और एपीएस के बारे में। इसके साथ साथ जब ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एपीसी, एमपीसी, एमपीएस, एपीएस, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में बहुत आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, इसमें बहुत ज्यादा भरना नहीं पड़ता, बहुत छोटी सी बातें लिखनी होती है और आपके 3-4 नंबर पक्के। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है और वो आता है रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, इन टॉपिक्स पे आते हैं पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। ठीक है ना, ये प्रोपेंसिटी टू क्या है, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये थोड़ा घुमाते हैं, डेली लाइफ में नहीं सुनते हम इन वर्ड्स को। ये प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन तो सुन लेते हैं, कंज्यूम सुन लेते हैं, प्रोपेंसिटी वर्ड आता है तो दिक्कत हो जाती है, ये क्या बात हो रही है। कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी बात है। ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को करने की आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है। तो यहां पे एक्साइटमेंट का रिलेशन किससे हो रहा है, कंजप्शन से, यानी कि उपभोग से, कि जब आप किसी वस्तु का उपभोग करना चाहते हो तो आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है। अब आपके अंदर किसी भी चीज को कंजप्शन करने की, कंज्यूम करने की एक्साइटमेंट किस चीज पर डिपेंड करती है, वो है इनकम, है ना। तो ऐसे ही हम यहां पे कंजप्शन के बारे में समझेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आया कहां से, कैसे आया, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो पहले प्राचीन काल में क्या माना जाता था कि ना कम से कम कंजप्शन करो और ज्यादा से ज्यादा सेविंग करो। दोस्तों मान लो अगर इंडिविजुअली मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं ये बोलूंगा ना कि यार मेरी जो इनकम है उसमें मुझे कम से कम खर्चा करना चाहिए, यानी कि कंजप्शन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेविंग करनी चाहिए। यही तो करूंगा ना मैं। तो पहले के लोग भी क्या करते थे, एक दूसरे को एडवाइस देते थे। दादा अपने पोतों को पढ़ाते थे, पोते अपने परपोतों को पढ़ाते थे, मतलब बताते थे कि बच्चों कम से कम खर्चा करो, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करो। और यही कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में चल रहा था। अब इस कॉन्सेप्ट के चलते बच्चों हुआ ये कि पूरी दुनिया के अंदर ना ग्रेट डिप्रेशन आ गया, महामंदी आ गई 1929 से लेके 1933 तक। अभी महामंदी के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद जाना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा। अब थोड़ा सा हम ये जो ग्रेट डिप्रेशन है उसको यहां भी बता ही देते हैं। ग्रेट डिप्रेशन में तो पूरी दुनिया के अंदर महामंदी आ गई थी। उसका रीजन उस वक्त क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे, यानी पुराने जो हमारे अर्थशास्त्री थे, परंपरावादी अर्थशास्त्री, वो नहीं बता पाए कि क्यों महामंदी आई। लेकिन उस वक्त एक इकोनॉमिस्ट J.M. कीन्स, उन्होंने बता दिया कि दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया। और वो क्यों आया, कंजप्शन कम करने की वजह से लोगों के अंदर जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, खर्च करने की जो एक्साइटमेंट है, वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने सेविंग ज्यादा करना शुरू कर दिया, कंजप्शन कम करना शुरू कर दिया, मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गई, तो मंदी आ गई। अब उस मंदी के चक्कर में दुनिया के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आ गया, पूरी दुनिया परेशान होने लगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एमपीसी, एपीएस, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये वहीं से बनता है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसके अंदर बेसिकली बात क्या हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, है ना, तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगा, यानी कि मेरी जो खर्च करने की प्रवृत्ति है, खर्च करने की क्या प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी, वो किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे। तो अगर मैं ज्यादा इनकम खर्च करूंगा, मतलब मेरी अगर ज्यादा इनकम होगी तो मैं ज्यादा कंजप्शन करूंगा, और अगर मेरी इनकम कम होगी तो मेरी जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगी। यानी कि जो कंजप्शन है उसका रिलेशन किसके साथ है, इनकम के साथ। तो इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो कंजप्शन कम हो जाएगा। तो दोस्तों एमपीसी क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको बताया रिकॉल कर लो।
कि कंजप्शन जो होता है उसका जो रिलेशन है वो इनकम के साथ होता है, ठीक है ना। इनकम के बढ़ने से कंजप्शन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, इनके बीच में जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, कंजप्शन फंक्शन या कंजप्शन उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि आय और उपभोग के बीच में जो फलनात्मक संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये किस तरीके से काम करेगा और कैसे एमपीसी यहां पे हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप समझो कि एमपीसी होता क्या है। एमपीसी की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि मार्जिनल मतलब होता है सीमांत कंज्यूम उपभोग और प्रोपेंसिटी प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो कंजप्शन करने की प्रोपेंसिटी है वो कितनी मार्जिनल है। मार्जिनल मतलब एक तरीके से अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, ये कह सकते हो आप। तो देखो एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है उसका मतलब क्या होता है कि आय में परिवर्तन से उपभोग में जो परिवर्तन आता है उसके रेशो को, उसके अनुपात को एमपीसी कहते हैं। दोबारा बता देता हूं। इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में जो चेंज आता है उसके अनुपात को, उसके रेशो को क्या बोलते हैं, एमपीसी। मैं अभी क्लियर करके दिखाता हूं यहां पे कैसे। देखो यहां पे एमपीसी का एक फॉर्मूला भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। यहां पे डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज। तो कंजप्शन में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया। वाई का मतलब इनकम होता है। तो कंजप्शन में कितना चेंज आया, इनकम में कितना चेंज आया, इसके अनुपात को, जो लाइन आप देख रहे हो ना डिवाइड की, इसी को कहते हैं अनुपात। तो इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, एमपीसी। अब इसको न्यूमेरिकल करके देखेंगे। मान लो कि इनकम 0 है तो कंजप्शन 20 करोड़ हो रहा है। वो तो आपको पता ही होगा ना कि इनकम हमारी 0 हो या कुछ भी हो, या इनकम कुछ भी ना हो या बहुत ज्यादा हो, कंजप्शन तो होता ही है भाई। सर्वाइवल के लिए कंजप्शन तो करना पड़ेगा ना। अगर आपके पास पैसा है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको जीना है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, उधार मांग के खाओगे। तो वैसे ही मान लो कि 0 इनकम है और 20 करोड़ का कंजप्शन किया जा रहा है। इनकम बढ़कर हो जाती है 50 करोड़, ठीक है ना। इनकम बढ़कर हो जाती है 50 करोड़ और कंजप्शन भी हमारा बढ़कर हो जाता है मान लो 40 करोड़। अब आप मुझे ये बताओ कि कंजप्शन में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया। तो दोस्तों क्लियरली यहां पे देख पा रहे हो कि जो कंजप्शन है उस कंजप्शन में 20 करोड़ का चेंज आ रहा है। पहले 20 करोड़ था, 40 करोड़ हो गया। और इनकम में देखो कितने का चेंज आ रहा है, पहले 0 थी, 50 करोड़ हो गई है। तो इनकम में तो पूरे 50 करोड़ का चेंज आया, ठीक है ना, पूरे 50 सीआर का चेंज आया। अब आप इसको यहां पे पुट कर दो और आपका एमपीसी यू निकल के आएगा। देखो एमपीसी में हमारे पास कंजप्शन में चेंज कितना आया, 20 करोड़ का। इनकम में चेंज कितना आया बच्चों, 50 करोड़ का। अब इसको काटो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां बचा 2/5। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे 5 4 20, 0.4 आंसर आएगा। ये आ गया एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके एमपीसी को निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एमपीएस भी हम निकालना सीखेंगे, वेट एंड वॉच। दोस्तों अब बात करते हैं एमपीएस के बारे में, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सॉरी मैंने यहां पे लिखना भूल गया, प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब यहां पे प्रोपेंसिटी टू सेविंग की बात होगी, कंजप्शन फंक्शन की बात नहीं होगी, सेविंग फंक्शन की बात होगी। और जो ये सेविंग फंक्शन है, कंजप्शन फंक्शन है, ये भी अभी मैं बताऊंगा। अभी हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन समझ लिया। तो देखो एमपीएस की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब यहाँ पे सेविंग, जैसे मैंने आपको इनकम और इसका समझाया था, तो यहां भी आप समझो कि जो सेविंग होती है उसका रिलेशन भी किसके साथ होता है, इनकम के साथ। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो आप ज्यादा सेविंग के बारे में सोचोगे। तो कहने का मतलब इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम करोगे। तो इनकम और सेविंग के बीच में जो ये रिलेशन होता है, इसी को सेविंग फंक्शन कहते हैं। और इनकम कम ज्यादा होने की वजह से जो आपकी सेविंग करने की प्रोपेंसिटी घट बढ़ रही है, उसको हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहते हैं। अब ये एमपीएस भी कैसे निकलता है, ये तो एमपीएस क्या होता है तो समझ आ गया। अब कैसे निकलेगा उसके बात करते हैं। देखो एक चीज आप समझो, हमारी इनकम कितनी है, ये बात हमें कैसे पता चलती है कि हमने कितने का कंजप्शन किया, कितने का उपभोग किया और प्लस कितना हमने सेव कर लिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
भाई आपकी इनकम कितनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने इस साल के अंदर कितने रुपए का कंजप्शन कर लिया और कितने रुपए आपने बैंक में या अपने घर में लॉकर में सेव कर लिए। इन दोनों को आप जोड़ दोगे, कंजप्शन यानी खर्चे को और सेविंग को, दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगी? आपकी इनकम मिल जाएगी कि एक साल में कितनी इनकम हुई आपकी। एग्जैक्टली सेम वैसे ही हम यहाँ पे सेविंग का भी समझेंगे। तो अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे सेविंग निकालनी है, सिंपल, अगर मुझे यहाँ पे सेविंग निकालनी है तो कैसे होगा, कैसे निकलेगा? ठीक है, सिंपल सी बात देखो, अगर मुझे सेविंग निकालनी है, इनकम में से खर्चे माइनस कर दो, कंजप्शन यानी कि खर्चा, तो इनकम में से अपने खर्चे, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगी? सेविंग मिल जाएगी ना। निकालते हैं, इनकम हमारी कितनी है बच्चों? 0। खर्चा कितने का कर रहे हैं? 20 करोड़ का। तो सेविंग कितनी हुई? -20 करोड़। सिंपल सी बात है यार, इनकम है नहीं और हम खर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं से उधार लिया होगा ना, बोरोविंग की होगी, तो वो हमारी माइनस में चली गई सेविंग। ठीक है ना, इनकम हमारी हो गई 50 करोड़, खर्चा भी हमारा हो गया था 40 करोड़। तो ऐसे में इनकम में से, है ना, आप ये माइनस कर दो, यहाँ पे इनकम मतलब वाई है तो वाई में से सी माइनस कर दो, कितना बचेगा? 10 करोड़। ये प्लस के 10 है, ठीक है ना, सिंपल, 10 करोड़ बचेगा। तो -20 CR की सेविंग और यहाँ पे इसकी सेविंग है। अब आपको क्या करना है? एमपीएस निकालना, और एमपीएस निकालने का फॉर्मूला भी सेम वैसे ही है। कैसे निकालोगे आप? डेल्टा सेविंग डिवाइडेड बाय डेल्टा इनकम, है ना। अब यहाँ पे सेविंग में चेंज देखो कितना है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग का मतलब ये होता है कि इनकम में चेंज आने से सेविंग में जो चेंज आता है उसके रेशो को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, ठीक है ना। इनकम में चेंज आने से सेविंग में जो चेंज आता है, ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज होता है, इन दोनों के जो रेशो है, अनुपात है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब देखो सेविंग में कितने का चेंज आया, बताओ मेरे को। यहाँ पे आप माइनस करो, है ना, कितने का चेंज आया? पहले -20 करोड़ है, फिर +10 करोड़ हो गई, तो कितना आ गया? देखो ये -20, ठीक है ना। और चेंज हम निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमने 10 को भी क्या किया? माइनस किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने का चेंज आया? 30 का, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो 30 करोड़ का चेंज आया -20 से। देखो सिंपल सी बात है कि -20 से कोई चीज पहले 0 होगी, उसके बाद फिर +10 हो रही है, तो यानी कि 20 करोड़ का गैप यहां आ गया और +10 10 करोड़ का गैप यहां आ गया, टोटल 30 करोड़, तो यानी कि 30 करोड़। और इनकम हमारी कितनी है? 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.530 यानी कि 0.6। तो एमपीएस हमारा कितना आ गया? 0.6 आ गया। अब एक चीज और यहां पे आपको मैं बता दूं बच्चों, कि जो एमपीसी होता है और जो एमपीएस होता है, इन दोनों का जोड़ हमेशा 1 आएगा, हमेशा दोनों का सम 1 आएगा, ना तो 1 से ज्यादा आएगा ना 1 से कम आएगा। करके देख लो आप। एमपीसी आपका आया था 0.4, एमपीएस आया था आपको 0.6, दोनों का आप जोड़ोगे तो 0 यहां जाएगा आपका 1, ठीक है ना। दोनों का आप जोड़ दोगे तो 0 दोनों का आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 0.10 यानी कि 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आया वो 1 आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से एमपीएस और एमपीसी का जो जोड़ होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? 1 आ जाता। चलो अब स्टार्ट करते हैं एपीसी और एपीएस के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पूरा एंगल और ये गेटअप वेटअप कैसे चेंज हो गया। एक्चुअली दोस्तों, जब मैं कल ये वीडियो शूट कर रहा था तो एमपीसी और एमपीएस का जितना ही मैंने शूट किया था, मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया, और जितनी देर में मैं उसके अंदर स्पेस बना पाता उतनी देर में मेरे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से फिर मैं बिजी हो गया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज फुल एनर्जी के साथ एपीसी और एपीएस को समझेंगे। तो एपीसी एपीएस होता क्या है? एपीसी का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति। ये होती क्या है? डेफिनेशन आप समझिए, डेफिनेशन से ही आप फॉर्मूला बना लेंगे, फॉर्मूले से ही आप डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टफ या बिल्कुल भी इसको बहुत हार्ड समझने की कोशिश मत करना, सिंपल है। देखो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, वही डेफिनेशन है और उसी से ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है पहले मैं बता देता हूं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमारे पास समग्र उपभोग होता है यानी कि एग्रीगेट कंजप्शन, और जो समग्र आय होती है यानी कि एग्रीगेट इनकम। तो समग्र
उपभोग और समग्र आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। दैट्स इट। दोबारा बता देता हूं, एग्रीगेट कंजप्शन और एग्रीगेट इनकम के रेशो को एपीसी कहते हैं। यहां पे मैं लिख के बता देता हूं, ये हुआ यहां पे हमारे पास एग्रीगेट कंजप्शन डिवाइडेड बाय एग्रीगेट इनकम, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं एपीसी, यानी कि एग्रीगेट कंजप्शन को एग्रीगेट इनकम से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एपीसी। निकाल के देखते हैं, कल वाला ही टेबल है, ठीक है ना, तो वही देखते हैं। यहां पे हमारे पास कंजप्शन कितने करोड़ का था, 20 करोड़ का, और इनकम कितने करोड़ हो रही थी, 0। ठीक है, तो इस केस में जो एपीसी है वो खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा, बता देता हूं, सिंपल है। अगर आप 20 करोड़ कंजप्शन 20 करोड़ है, इनकम आपकी 0 है, तो उस केस में आंसर इन्फिनिटी आएगा ना, तो ये यहां से हम हटा देते हैं। इस केस में खाली रहेगा। नाउ यहां से देखो, कंजप्शन हमारे पास कितना है, 40, तो कंजप्शन हमारे पास हो गया 40 करोड़, और इनकम हमारे पास कितनी है, 50 करोड़, तो यहां पे हम रखेंगे 50। कल मैंने जब बताया था एमपीसी वाले केस में, तो हमने चेंज इन कंजप्शन देखा था और चेंज इन इनकम देखा था। यहां पर हमें चेंज नहीं देखना है, एग्जैक्टली जो कंजप्शन है वही देखना है। तो हमारे पास एग्रीगेट कंजप्शन 40 करोड़ है, एग्रीगेट इनकम 50 करोड़ है, तो हमने रखा। अब देखो 0 से 0 खत्म, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.8 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास एपीसी क्या आ गया, 0.8। क्लियर है, बहुत आसान था। ऐसे ही एपीएस क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी कि औसत बचत प्रवृत्ति। अभी औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, सेम फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बन जाएगी और डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैसे, देखो, जो एग्रीगेट सेविंग है उसको डिवाइड कर दो एग्रीगेट इनकम से, तो क्या मिल जाएगा, एपीएस। क्लियर है ना। समग्र जो हमारी बचत है उसको समग्र आय से जब हम भाग करते हैं, या उसके अनुपात को, रेशो को, है ना, एग्रीगेट सेविंग्स एंड एग्रीगेट इनकम का जो ये रेशो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपीएस। अब कैसे कैलकुलेट होगा, देखो हमने यहाँ पे इनकम हमारी 0 थी, कंजप्शन हमारा 20 करोड़ था, तो सेविंग कितनी हो गई थी, माइनस, ठीक है ना, -20 करोड़। तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा आप देखोगे तो ये -20, और नीचे हमारी सेविंग कितनी है, सेविंग हमारे पास है -20 करोड़, और उसके बाद इनकम हमारे पास क्या है, 0। तो इस केस में भी आंसर क्या आएगा, खाली, तो इसको भी हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा केस देखो, यहां पे सेविंग हमारे पास कितनी है, 10 करोड़ की सेविंग है, तो यहां लिखेंगे हम 10 डिवाइडेड बाय इनकम। एग्रीगेट इनकम कितनी है हमारे पास, एग्रीगेट इनकम है 50, तो यहां पे इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 को इससे डिवाइड करोगे तो 0.2। तो हमारे पास जो एपीएस आया वो कितना आया, 0.2। तो इस तरीके से एपीसी एंड एपीएस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक चीज और बताता हूं आपको, जब हमने एपीसी निकाल लिया था, तो क्या एपीएस निकालने के लिए हमें अलग से कैलकुलेट करने की नीड थी, और नहीं थी। ठीक है ना, कैसे नहीं थी मैं बता देता हूं। कल हमने एक चीज सीखी थी कि एपीसी और एपीएस, इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। और क्यों 1 होता है वो भी बताऊंगा। इसमें रिलेशनशिप पढ़ेंगे अभी हम। एमपीसी प्लस एमपीएस, इन दोनों का रिलेशन भी क्या होता है, 1। ये याद रखना बच्चों। एपीसी एपीएस दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, और एमपीसी एमपीएस दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। अब ऐसे में मान लो क्या मैं लेता हूं, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया था, हमने एपीसी 0.8 निकाला था, एपीसी हमने कितना निकाला था, 0.8 प्लस एपीएस मान लो हमें नहीं पता, एपीएस मान लो हमें नहीं पता, मान लो सेविंग नहीं है, नहीं दे रखी, तो हम कैसे निकालेंगे, एपीसी 0.8 है, एपीएस और इक्वल में 1। क्या करोगे, 0.8 उठा के यहां ले जाओ, बस कुछ नहीं करना, ये उठा के उधर ले जाओ, तो यहां क्या रह जाएगा, एपीएस, यहां क्या है 1, 0.8 उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 0.8। अब देखो आंसर आपको दिख रहा हो, 1 में से 0.8 माइनस करोगे तो बेटा 0.2, ये हमारे पास इसका 0.2 आंसर आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। एपीसी एपीएस कवर हो गया है ना।
रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आप कमेंट में बताते चले जाओ कि ये चीजें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सजेशन जरूर दीजिएगा, तभी वैल्यूएबल या काम का ना मजेदार कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। आप फीडबैक देंगे तो और मजा आएगा, है ना। फीडबैक मिलता है तो और खामियां पता चलती है, उन पे और सुधार किया जा सकता है। तो आपको मजा आ रहा है, चीजें समझ आ रही है, जरूर बताना, लाइक तो कर ही देना थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों बात करते हैं रिलेशनशिप की। अरे वो रिलेशनशिप नहीं जो आपके चल रहे हैं, हम एपीसी और एमपीसी के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप जो एमपीसी और एमपीएस में है वो निकाल लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें ये पता होगा कि डेल्टा सी यानी कि कंजप्शन को अगर हम डेल्टा एस से प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वाई। क्लियर है? अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो यहां पे बता देता हूं कि जब हम कंजप्शन, एग्रीगेट कंजप्शन में सेविंग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, इनकम। दैट्स इट। क्लियर है? बहुत इजी है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें डेल्टा सी में डेल्टा एस जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा वाई। ठीक है ना। डेल्टा का मतलब मैंने आपको समझाया था, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है ना, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू वाई। इतना क्लियर है ना। अच्छा, डेल्टा सी को डेल्टा वाई से डिवाइड करो, डेल्टा एस को भी डेल्टा वाई से डिवाइड करो और डेल्टा वाई को भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो। यानी कि तीनों को डेल्टा वाई से डिवाइड करने पर देखो क्या आता है। इसको और इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, एम पी सी। ये फॉर्मूला हमने लास्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, पार्ट 1 में। ऐसे ही डेल्टा एस और डेल्टा वाई को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एम पी एस। क्लियर है? और ऐसे ही डेल्टा वाई को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1, क्योंकि सेम सेम है। ठीक है, अब देखो यहां प्लस लग रहा है तो यहां प्लस लगा दो, यहां इक्वल है तो यहां इक्वल लगा दो। देखो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। बस खत्म हो गया। अब देखो यहां पे भी कंजप्शन प्लस एग्रीगेट कंजप्शन प्लस एग्रीगेट सेविंग इज इक्वल टू इनकम। अगर इसको भी हम इनकम से डिवाइड कर दें तीनों को, तो देखो इनकम को डिवाइड करो तो क्या आएगा, ए पी सी। अभी हमने पढ़ा था कंजप्शन को हम इनकम से डिवाइड करते हैं तो एपीसी मिलता है, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए पी एस। ठीक है ना, ए पी एस। क्या हो रहा है यार, ए पी एस। ठीक है, तो यहां पे प्लस है तो यहां प्लस लगा दे, इक्वल तो इक्वल लगा दो, वाई से वाई गया तो बेटा एक। लो जी, एपीसी और एपीएस दोनों क्या है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर है ना, बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो कि आपको बोलता है कि भाई जो एमपीसी है वो आपको 0.3 है, तो आप एमपीएस निकाल के दिखाओ, एमपीएस निकाल के दिखाओ। सिंपल है, कैसे निकालोगे? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एमपीएस अगर हमें निकालना है तो एमपीसी को उठा के उधर ले जाओ, 1 माइनस एमपीसी। तो 1 में से माइनस कर दो, एमपीसी कितना दे रखा है, 0.3। तो आंसर कितना आ गया, 0.7। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, अगर मान लो कि एमपीएस आपका 0.5 है तो एमपीसी कितना होगा, कमेंट करके बता दीजिए। सेम चीज एपीसी एंड एपीएस होगा। अगर मान लो एपीसी आपका 0.2 है, ठीक है ना, तो ये 0.2 है तो एपीएस कितना होगा, 1 में से हम एपीसी माइनस कर देंगे तो 1 में से एपीसी कितना है, 0.2 माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा, 0.8। ये आपका एपीएस निकल गया। तो आई होप आपको एपीसी एपीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।